नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सोना और चांदी ये लग्जरी आइटम है, लेकिन हर घर की ज़रूरत भी है। अगर ज़रूरत का सामान ही महंगा मिलने लगे या ना मिले तो फिर क्या करें। हम बात कर रहे हैं सोने और चांदी के बढ़ते हुए कीमतों की, क्योंकि हर घर की ज़रूरत ये इसलिए है, चाहे शादी ब्याह हो या कोई ट्रेडिशनल परंपरा हो, वहाँ पर सोने चांदी की ज़रूरत होती ही है। चाहे गरीब घर हो या अमीर वर्ग हो, हर कोई इसको प्रेफर करता है खरीदने की। लेकिन लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है, जिस तरह दामों में उछाल आ रहा है, वो एक चिंता का विषय बन गया है। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 3 से 4 दिन पहले मैंने इसी मुद्दे पर पॉडकास्ट किया था, तब सोने की कीमत 1,23,000 समथिंग थी। आज जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं यानी 17 अक्टूबर को, तब 1,34,000 इसकी कीमत पहुंच चली है। तो आखिरकार सोने और चांदी के दामों में इतना उछाल क्यों आ रहा है, पहला। दूसरा ये कि इनके दामों में क्या इनके दाम घटेंगे, क्योंकि जिस तरह से इतिहास रहा है, सोने का दाम बढ़ता तो है लेकिन घटता नहीं है। तो क्या इस बार जो 1,34,000 ये दाम पहुंच गया सोने का, वो घटेगा? और अगर घटेगा तो वो कब घटेगा? क्या इन्वेस्टमेंट करना सही है और किनको इन्वेस्टमेंट करना सही है, शॉर्ट टर्म वालों को कि लॉन्ग टर्म करने वालों को? और ये जो काला बाजारी हो रही है, क्या इसके वजह से भी सोने चांदी के दामों में उछाल आ रहा है? और जो लोग, जैसे मैंने बताया, ट्रेडिशन परंपरा के हिसाब से पहले से ही सोने चांदी खरीद कर रख लेते हैं ताकि आगे आने वाले समयों में या शादी ब्याह में उसका इस्तेमाल किया जाए, क्या ये भी एक फैक्टर माना जा रहा है? और सबसे बड़ी बात कि गांव में, ठाड़ियों में सोने चांदी की पहचान नहीं हो पा रही है। अब दिवाली है, धनतेरस है, तो सब कोई भले एक चांदी का सिक्का ही खरीदने क्यों ना जाए, लेकिन खरीदने ज़रूर जाते हैं। लेकिन इस बीच अगर दाम इतने ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान कैसे खर्च करे, उसका जेब अलाउ नहीं करता है। एक बड़ी मुसीबत, एक चिंता का विषय बन गया है मार्केट में। और क्या मार्केट की जो चेन है, डिमांड और सप्लाई की, क्या इस वजह से भी कीमतों में उछाल आ रहा है? हम सब कुछ जानेंगे आज इस पॉडकास्ट में। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हैं यतेंद्र खेमका जी, जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। और ये जो तमाम सवाल हमने अपने पॉडकास्ट में आपसे बताए, आज उन्हीं सवालों का जवाब लेंगे हम इनसे। सबसे पहले सर, ये सोने और चांदी के दामों में इतना उछाल आ क्यों रहा है? क्योंकि पिछले साल धनतेरस के और अब के साल के धनतेरस में 4 गुना दाम ये बढ़ा है। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और न्यूज़ 18 को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर आज बुलाया है। और जैसा कि श्रुति जी ने अपने वक्तव्य में बहुत सारी बातें रख दी है कि दोनों जो धातु हैं वो भारतीय समाज के लिए, भारतीय परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सामाजिक रीति रिवाजों के लिए भी और उनकी सिक्योरिटी के पर्पस के लिए भी। तो लेकिन हम देख रहे हैं कि ये हर एक व्यक्ति की, आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। उसमें अंतर्राष्ट्रीय कारण भी हैं और लोकल कारण भी हैं, और लोगों की उसमें इस समय पर एक पीछे ना रह जाने वाली, जिसे फोमो कहते हैं, उसका भी एक असर है। तो लेकिन पिछले, अगर मैं एक लंबे अंतराल में देखूं, तो दोनों धातु ऐसी हैं जो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत कि बैंक इंटरेस्ट रेट से बहुत बीट करके कोई रिटर्न देती है जी। ठीक है, एवरेज आउट अगर रिटर्न को करेंगे तो रिटर्न वही आएगी। तो कहीं ना कहीं या तो इसको रुकना पड़ेगा, इन प्राइजेस को, या गिरना पड़ेगा, या लंबे समय तक रुकना पड़ेगा जी। तो मेरा ये मानना है, जो आज प्राइस हो गए हैं, जैसे श्रुति जी ने बताया कि पिछले साल के कंपैरिजन में और अभी, क्योंकि 80,000 10 ग्राम का रेट था सोने का, जहाँ तक मेरे को याद है, पिछले दीपावली के वर्ष में, और आज 1,34,000 है, तो करीब करीब 60% बढ़ गया है। और इतनी रिटर्न पिछले कई वर्षों में हमने सोने में नहीं देखी है। जी। जब मेरी शादी हुई थी 92 में, तो करीब करीब सोने का रेट 4400 रुपये था, 4200 4400 रुपये, और वो अगले 10 12 साल 13 साल तक वहीं
चलता रहा, कोई उसमें बदलाव आया ही नहीं। कभी कभी के आध कोई अगर 500-700 रुपये बढ़ भी गए तो फिर जी। वो घट जाते थे। जी। तो लेकिन अन्य अनेक कारण इन प्राइजेस को ऊपर की ओर दोनों धातुओं के लेके जाते रहे हैं। और अभी जो पिछले 1-1.5-2 वर्षों में हुआ उसमें बहुत सारे अन्य अनेक फैक्टर आ गए। सबसे पहले जियोपॉलिटिकल, जी। सब जगह युद्ध का समय है, आपस में लड़ाइयाँ हो रही है, लोगों को एक सर्टेनिटी नहीं है कि कैसे क्या होगा। तो ये धातु जो है दोनों, और ख़ास तौर से गोल्ड, वो इजीली है और सब जगह वो इनकैश हो सकती है। तो कहीं किसी को जाना भी पड़े तो लोग करते हैं अपने पैसे को उसमें कन्वर्ट कर लें। दूसरा, ये इन्फ्लेशन से आपको बीट भी करता है कि इन्फ्लेशन अगर कंट्रीज में बहुत जैसे देखा गया हाई है, जी। तो उसको बीट करने के लिए यह माना जाता है कि हम सोने में इन्वेस्ट करें तो हम कम से कम इन्फ्लेशन वाली रिटर्न को हम मीट कर पाएंगे। तीसरा कारण जो आया है वो फाइनेंशियल मार्केट के बिहेवियर के कारण आया है, जी। जिसमें एक कारण है डी डॉलराइजेशन। मतलब हर एक आदमी चाहता है कि अब डॉलर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ना हो, या हो तो वो कम हो, और जो कंट्रियां आपस में कर रही हैं उनमें से किसी एक की कंट्री के करेंसी के अंदर व्यापार हो। तो ये डी डॉलराइजेशन की वजह से भी ये जो बदलाव आ रहा है ये है। चौथा मुख्य कारण है कि जो रिजर्व्स, फॉरेन रिजर्व्स कंट्री के सोवरेन रिजर्व्स होते हैं, जो फॉरेन कंट्री में के फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स होते हैं जो कंट्रियों को रखने पड़ते हैं, वो रिजर्व्स में जो रेशियो है डॉलर में रखते हैं या गोल्ड में रखते हैं या दूसरी और चीज़ों में रखते हैं, तो उसका परसेंटेज कहीं ना कहीं जो पहले डॉलर में था, वो डॉलर जो पिछले 2-3 साल में देखें जो 60% पे टोटल सारी कंट्रियों का फॉरेन रिजर्व्स में पैसा डॉलर में होता था, वो घट के 52-53 पे आ गया है। तो वो भी क्या डी डॉलराइजेशन कर दिए या फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रिजर्व्स में आपका एक्सपोजर कह लें, तो वो भी घट के डॉलर से घट के सोने की तरफ उसमें बढ़त आई है। तो सेंट्रल बैंक्स ने कंट्रीज़ के उसको खरीदा है। तो ये फिर डॉलर वर्सेस गोल्ड का जो रेट है उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। फिर करेंसी डिवैल्यूएशन का भी बहुत बड़ा उसमें रोल है। फिर इंटरेस्ट रेट का भी उसके अंदर बहुत बड़ा, कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो लोग सोचते हैं डॉलर खरीद लें, उसमें रिटर्न ज़्यादा बेहतर मिलेगी। और पिछले 1 साल में हमने देखा है, चाहे दूसरे सेंट्रल बैंक है चाहे इंडियन सेंट्रल बैंक है, उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को घटाया है। तो कहीं ना कहीं वो लोगों को लगता है कि जो बॉन्ड्स हैं, जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ हैं, वहाँ इंटरेस्ट रिटर्न कम मिलेगी और गोल्ड में ज़्यादा मिलेगी। फिर इन सबको मिला के जो एक स्पेकुलेटिव चीज़ बनी, जो उसके कारण जो एक बहुत तेज़ी से उछाल आया, और अब जो सट्टा मैं कहूँगा बना हुआ है इसके अंदर, और उसमें कहीं ना कहीं कॉर्नरिंग भी मेरे को नज़र आती है, कहीं और चीज़ें भी नज़र आती हैं। अगर हम पिछले के इतिहास को देखें तो इस तरह की सिचुएशंस पहले भी बनी हैं। तो सभी निवेशकों से, सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि बहुत अपनी इन्वेस्टमेंट को सोच समझ कर करें, लंबे समय के लिए करें और ध्यान से करें, क्योंकि अभी बहुत तेज़ी आ चुकी है ऑलरेडी प्राइजेस के अंदर। ये गिरेगा या नहीं गिरेगा ये बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कम से कम आपको एक लंबे समय तक, मुझे ऐसा लगता है कि रुकना पड़ सकता है अपनी रिटर्न्स को इसमें देखने के लिए। अच्छा, तो अभी हमने ये समझा कि वो डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं जिसके वजह से सोने और चांदी के कीमतों में उछाल आ रहा है या उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आपने कहा अभी रुकना पड़ेगा रिटर्न देखने के लिए। तो ये शॉर्ट टर्म इंट्राडे वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए है कि अभी इन्वेस्टमेंट के लिए रुकना पड़े, या लॉन्ग टर्म वालों को लिए भी? देखिए, मैं हर एक व्यक्ति को कहता हूँ कि गोल्ड में जो आपका टोटल पोर्टफोलियो है जी 15 से 20% हमेशा गोल्ड में रहना चाहिए। ठीक है। ठीक है, गोल्ड में अगर आपका पोर्टफोलियो और लंबे समय के व्यू के साथ आप रखते हैं तो आप किसी भी स्टेज पे जब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो लंबे समय के लिए करिए, बने रहिए उसमें, और अपने उस पैसे को, इन्वेस्टमेंट वाले पैसे को ही इसमें इस्तेमाल करिए। इसमें जो हर रोज की ज़रूरत वाला पैसा है वो इसके अंदर जल्दी गेन के लिए मत डालिए। ठीक है।
अभी क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट के बाद हम ये समझना चाहते हैं सर कि गाँव की बात कर लें या और ठाड़ियों की बात कर लें, यहाँ पर लोगों को ये पता ही नहीं है कि असली सोना क्या है और असली चांदी क्या है। वो खरीदते तो जाते हैं किसी तरह, वो अपनी इनकम अपनी कमाई को जुटाते हैं और किसी तरह जाके छोटा छोटा सामान खरीदते हैं ताकि आगे चलकर अगर उन्हें किसी बात की ज़रूरत पड़ी तो ताकि उनको सेल कर दें और उनको कीमत मिल जाए। लेकिन जब वो सेल करने के लिए जाते हैं तो वो कीमत भी घट जाता है और ये पता चलता है कि वो नकली है। आजकल ये भी मार्केट में बहुत तेज़ी से पता चला। तो पहचान कैसे करें असली और नकली की? देखिए, गवर्नमेंट ने हॉलमार्क्स का एक सिस्टम निकाला है और उसको बड़े अच्छे से लागू करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। और बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस आ गए हैं, जो हो सकता है आपसे मेकिंग चार्जेस ज़्यादा ले रहे हों थोड़े बहुत, लेकिन जो वो प्योरिटी लेवल दे रहे हैं, श्योर कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो ये गोल्ड है वो हमारी किसी भी आउटलेट पे या कहीं भी जितने पैसे आपके हम गोल्ड के ले रहे हैं वो एज इट इज़ आपको कभी भी वापस मिल जाएंगे, जो उस समय का रेट होगा उसके हिसाब से। ग्रामेज में कोई कमी नहीं आएगी, प्योरिटी में कोई कमी नहीं आएगी। जो प्योरिटी हम लिख के देंगे, क्योंकि वो सब बिल पे लिख के दे रहे हैं, सर्टिफाइड दे रहे हैं। तो मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है, आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाके अपनी गोल्ड या सिल्वर की परचेजेस करें, और अगर आपको नहीं पता तो किसी भी चलते फिरती दुकान से और चलते फिरते लोगों से उसकी परचेजिंग ना करें। लेकिन गाँवों में वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं जा पाएंगे ना सर, उनके पास तो छोटी छोटी दुकानें ही आसपास होती हैं जिसके पास वो जा पाएंगे। और हर दुकानदार ये कहता है कि हमारा गोल्ड प्योर है और वही कीमत है, हम असली ही दे रहे हैं आपको, नकली नहीं दे रहे। इसमें तो कोई इकोसिस्टम गवर्नमेंट ने कोशिश की है, लेकिन अभी मैं कहूँगा बन गया है, ऐसा नहीं है। और इसमें ये धोखाधड़ी है और इसमें कहीं ना कहीं आम इन्वेस्टर को अपने पैसे गंवाने पड़ते हैं। जब वो बेचने जाते हैं तो उतने पैसे नहीं मिलते। तो लेकिन आजकल मशीनें भी आ गई हैं जो आप लेने के बाद उस गोल्ड को चेक करवा सकते हैं कम से कम, या उन्हीं को बोल सकते हैं गोल्ड लें, उनको भी कह सकते हैं हॉलमार्क दें हमारे को। और आजकल ये जो गोल्ड का तरीका है ये देखने गया है, अभी एक स्टडी आई थी कि गाँव का जो या लोअर मिडिल क्लास है उसका गोल्ड काफ़ी फाइनेंस के लिए गोल्ड फाइनेंस कंपनियों के पास चला जा रहा है। हाँ। ये एक बहुत अच्छा कोई रुझान समाज के लिए नहीं है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इसको ध्यान देना चाहिए। और उसमें बहुत सारे लीकेजेस हैं, उसमें प्योरिटी के भी इश्यूज हैं। जो गोल्ड लोन कंपनियां जब लोन देती हैं तो उसकी प्योरिटी को कैसे जांचती है, और अगर वो नहीं चुका पाते तो कितना पैसा उनको कैसे एडजस्ट करती है। ये सारे आयाम है। मेरा तो ये मानना है अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है तो देन एंड देयर ही गोल्ड को बेच दें, जिससे कि कम से कम उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट ना आए। और अगर जब भी उसके पास पैसा हो तो दोबारा खरीद लें उसको। हो सकता है आपको मेकिंग चार्जेस के रूप में कुछ नुकसान हो, परंतु दूसरी तरफ आपको कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट कॉस्ट का भी बचाव होगा। और आने वाला समय मेरे को लगता है कि बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अन्य अन्य तरीके फ्रॉड हो रहे हैं। जैसे श्रुति जी ने कहा, प्योरिटी के इश्यूज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर एक व्यापारी अपना प्रॉफिट लेना चाहता है। उस प्रॉफिट के माध्यम से वो कैसे ले रहा है, प्योरिटी को ठीक करके ले रहा है या प्योरिटी में कहीं कोई गड़बड़ करके ले रहा है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। जैसे चांदी में भी ये खरीदने के लिए जाएं तो वो कुछ तो बताते हैं 100% कुछ चांदी का रहता है जिसको आप खरीदेंगे, बेचने के बाद वही सेम दाम मिलता है, उसमें भी कुछ डिफरेंस होता है, वो भी नहीं लोगों को पता रहता है। देखिए, बर्तन आप खरीदेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिक्सिंग आएगी ही आएगी। उसको बनाने में मिक्सिंग आएगी, उसकी और चीज़ों में मिक्सिंग आएगी। लेकिन अगर प्योर आप चांदी कोई खरीद रहे हैं, जो जिसे कहते हैं चांदी की ईंट या उसका टुकड़ा, तो वो 100% प्योर है। इसी तरह अगर चांदी का कोई भी आप टुकड़ा खरीदते हैं, कोई सोने का भी टुकड़ा खरीदते हैं, तो उसकी प्योरिटी है, आप उसको खरीद सकते हैं। और वही दोबारा बात आती है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसा श्रुति जी ने कहा, गाँव तक अभी नहीं पहुँचा, लेकिन ठीक ठाक शहरों तक पहुँचने लग गया है। अगर आपके आसपास कोई ठीक ठाक शहर है तो मैं कहूँगा कि आपको एक सब्सटेंशियल अगर बाइंग करनी है तो शहर जाइए और वहाँ से अपने पैसे देके वो गोल्ड खरीदिए। ठीक है। अब ये क्योंकि अभी आपने बोला भी, हम सब ने सुना कि ये बता पाना बहुत मुश्किल है, बीइंग एन मार्केट एक्सपर्ट ऑल्सो, एनालिसिस के बावजूद भी, कि गोल्ड के दाम कब कम हो पाएंगे, लेकिन फिर भी एक अनुमान कि कब तक बढ़ेगा और कितना बढ़ सकता है। एक कुछ लिमिट होगी उसकी कि हाँ यहाँ तक जा सकता है इसका प्राइस।
देखिए, किसी ने भी नहीं सोचा था कि गोल्ड 1,34,000 रुपये के आसपास आ जाएगा। राइट। 10 ग्राम का रेट। हाँ। ठीक है। और अभी लोग अन्य कुछ लोग कह रहे हैं कि आप संभल के इसमें निवेश करिए, कुछ लोग कह रहे हैं ये बहुत जल्दी से धड़ाम हो जाएगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तो हुआ ही कुछ नहीं है, आपको ये मिलेगा ही नहीं, 2 साल आप रुक जाइए, आपको 3 लाख रुपए का गोल्ड 10 ग्राम का हो जाएगा, या चांदी यहाँ से 5 गुना बढ़ जाएगी। तो ये दोनों तरह के विचार यहाँ पर आ रहे हैं। फिर भी मैं कह रहा हूँ, जो अगर लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलेंगे तो मेरा ये मानना है ऐसी कोई आफत नहीं आई है, और आपको संभल के इसमें निवेश करना चाहिए। इसमें प्राइस गिर भी सकते हैं, रुक भी सकते हैं, और बढ़ भी सकते हैं। बढ़ने के चांसेस मेरे हिसाब से कम है। मैं कोई एक्सपर्ट न्यू प्राइजेस का, ना कोई मैं मैनिपुलेशन, परंतु जहाँ तक जर्नल जो बात है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि गोल्ड की रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट करने वाली जर्नल रिटर्न रहती है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़े थोड़े टुकड़ों में कर सकते हैं, अगर आपको करनी ही है तो, और एक उसका व्यू लेके साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। एकदम में से सारा पैसा मेरी समझ से इस समय नहीं लगाना चाहिए। मार्केट का भी क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, शेयर मार्केट्स का भी गोल्ड के प्राइसेस पे? देखिए, अगर आपके पास कहीं भी, जैसे प्रॉपर्टी मार्केट भी पिछले सालों में तेज हुई है, जैसे शेयर मार्केट भी पिछले सालों में तेज हुई है, लेकिन पिछले 1 साल में देखेंगे तो शेयर मार्केट रुक गई है और गोल्ड प्राइस तेजी से बढ़ गए हैं। तो और प्रॉपर्टी मार्केट भी थोड़ी अभी सुनने में आ रहा है कि रुकी हुई है। तो और गोल्ड प्राइस सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं इसमें बैलेंसिंग एक्ट होगा, और इन्वेस्टर को, मैंने कहा, पोर्टफोलियो को अपने बैलेंस करके रखना चाहिए, और किस एसेट क्लास में कब प्रॉफिट बुक करना है। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो कुछ प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना चाहिए अपना। और अगर आपने अपने यूज़ के लिए लिया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए है, और अपनी सोशल चीज़ों के उसके लिए लिया है, तो उसमें इन्वेस्टेड रहें, और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में 20% के आसपास टोटल इन्वेस्टमेंट का, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए उसका आप कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने महत्वपूर्ण विषय, यानी कि प्राइस, यानी कीमत क्यों बढ़ रहा है सोने और चांदी की, वो हमने ये समझा। देखिए, फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, इसलिए हम बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि आने वाला वक्त किस तरफ करवट बदलेगा नहीं पता चल रहा। सोने और चांदी की कीमत कम भी हो सकते हैं, अगर जो फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स, हो सकता है कि कीमत और भी ज़्यादा उछाल मारे, लेकिन आपको धीरे धीरे कदम ही आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों पर जवाब देने के लिए। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद सभी को।